प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। बेंगलुरु के आसमान में सैन्य शक्ति ने दी मजबूत भारत की गवाही। पीएम मोदी ने इंडिया पवेलियन का भी किया उद्घाटन। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भारत के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संदेश की गूंज। पीएम मोदी ने आज के भारत को तुरंत फैसले लेने वाला देश बताया। कहा, 21वीं सदी का भारत ना अब कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में रखेगा कोई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी सभा के दौरान भरी हुंकार। वामपंथी और कांग्रेस के गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं दोनों पार्टियां। सड़क पर पीएम के रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब। अन्य पार्टी के नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। संसद के बजट सत्र का पहला चरण हुआ समाप्त। 13 मार्च को दूसरे चरण की होगी शुरुआत। राज्यसभा में व्यवधान पैदा करने पर भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, इस बार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में होगी कार्रवाई। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्य समूह की बैठकों का सिलसिला जारी। लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को परिवार के रूप में आगे बढ़ाएगी डिजिटल इकोनॉमी। इंदौर में विदेशी मेहमानों ने चखा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। विधानसभा चुनाव कराने को लेकर रास्ता हुआ साफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी में बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में हुई शामिल। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, आज भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इको प्रणाली मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन किया। भारत की टेक सिटी बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो की उसकी शुरुआत हो चुकी है और बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया 2023 में दिखा भारत का स्वदेशी ताकत का नजारा। 2 साल में एक बार होने वाले एरो शो में देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं और अपार संभावनाओं के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण। नए भारत के सामर्थ्य, नए भारत की नई ऊंचाई और नए भारत पर दुनिया के बढ़े हुए विश्वास की ये आसमान में गूंजती गवाही है। बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना केंद्र में शुरू हुआ 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की क्षमता को पूरी शान से प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। एशिया के इस सबसे बड़े एरो शो में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। लगभग 100 देशों की भागीदारी ने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। पीएम मोदी ने इस यादगार अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को केवल एक रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के तौर पर देख रही है। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी
एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश रक्षा आयात पर निर्भर करता था, आज वो दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने निजी क्षेत्र को निवेश का न्योता दिया। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में रक्षा निर्माण क्षेत्र में मोदी सरकार में हुए विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये पवेलियन फिक्स विंग प्लेटफॉर्म थीम पर आधारित है। इसमें 115 कंपनियां 227 उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक पवेलियन का भी अवलोकन किया। ये पवेलियन राज्य के मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम, सुधीर यादव और नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज अगरतला में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पीएम मोदी का वहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लेफ्ट के शासनकाल की खराब कानून व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में कानून का शासन सुनिश्चित किया है। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों पर काडर का कब्जा, व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। वो अपने आप को बादशाह मानते थे। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए कहा कि त्रिपुरा के मतदाताओं को बेहतर भविष्य के लिए एकजुट रहना होगा। उन्होंने मतदाताओं से लेफ्ट कांग्रेस की बातों में न आने का आह्वान किया। लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी
त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये आपको कभी जाति के नाम पर तोड़ेंगे, कभी समाज के नाम पर बिखरने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, साइप्रस का राष्ट्रपति चुने जाने पर THE निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को बधाई। मैं भारत साइप्रस संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद उच्च सदन को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। संसद के बजट सत्र के पहले भाग के आखिरी दिन लोकसभा में सामान्य कामकाज देखने को मिला, तो दूसरी ओर राज्यसभा में गतिरोध के चलते दिन भर का कामकाज प्रभावित हुआ और सदन को बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन 13 मार्च तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सभापति ने विपक्षी सांसदों से बार बार अनुरोध किया कि सदन को चलने दें। माननीय सदस्यगण, पूरी दुनिया देख रही है हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। मेरे तो समझ के परे है कि विद्वान सदस्यगण, माननीय सदस्यगण किस प्रकार ऐसा आचरण कर सकते हैं। नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। विपक्ष सदन ना चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले। ये सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद चलने नहीं दिया। एक प्रकार से चेयर की अपमान करी गई। बैठे बैठे भी टिप्पणियां दी गई वरिष्ठ नेताओं द्वारा। विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब 0 आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। उधर लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारे सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाने पर नोटिस दिया है। जो बोल रहे हैं उसे प्रमाणित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाणित भी नहीं करते हैं। हम सभी इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई होगी। प्रिविलेज नोटिस तो हमारा निशिकांत दुबे जी ने दिया है। अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं तो करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। We are all answerable to the people of this country.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस सांसद को यह नोटिस विशेषाधिकार हनन के मामले में भेजा गया है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। विक्रमजीत सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और G20 की बैठक शहर इंदौर में शुरू हो गई है। 3 दिन की इस बैठक के दौरान G20 देशों से आए प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों को न सिर्फ मालवा के खान पान और संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है, बल्कि पहले दिन इंदौर का राजवाड़ा पैलेस, गोपाल मंदिर भी घुमाया गया। देखिए। G20 देशों के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि 13 से 15 फरवरी तक देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जुटे हैं। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक सोमवार से शुरू हुई। बैठक के पहले दिन कृषि स्टॉक को हासिल करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु आधारित स्मार्ट कृषि पर अलग अलग सत्रों में चर्चा हुई। पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक स्थल पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और तकनीकों पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। G20 देशों से आए डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्य सुरक्षा दुनिया के सामने महत्वपूर्ण विषय है। हम सबके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है, पूरे विश्व के लिए, कि खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग भी करें और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के सम्मिलित प्रयास भी करें। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के पहले दिन की शुरुआत हेरिटेज वॉक से हुई। G20 देशों से आए मेहमानों को इंदौर के गोपाल मंदिर और राजवाड़ा पैलेस के दीदार करवाए गए। राजवाड़ा पैलेस में नाश्ते में विदेशी मेहमानों को न सिर्फ यहाँ के प्रसिद्ध पोहा, जलेबी और समोसों का स्वाद चखाया गया, बल्कि मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान भी परोसे गए। उधर लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एक सुरक्षित वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत 14 फरवरी से हो रही है, जबकि इससे इतर पहले दिन 5 वर्कशॉप का आयोजन हुआ। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की औपचारिक शुरुआत की। डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है, बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। In line with the global solutions that we have, there will be a solution from India, designed in India, made in India, and trusted fully as per global standards. बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत की ओर से कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, ई-संजीवनी और अन्य ऐप पर चर्चा की जा रही है। बैठक में साइबर सुरक्षा चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय रखा गया है। इंदौर से अनुज यादव, आदित्य श्रीवास्तव, दीपक जैन के साथ लखनऊ से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो गई है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह की केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से ये खास बातचीत। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी, सर कितना बड़ा मौका है ये लखनऊ में आयोजित हो रहा है G20 सम्मेलन। ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम के अभिप्राय से जुड़ा श्री मोदी जी का मंत्र, जिस उद्देश्य से उन्होंने विश्व की मानवता के बेहतरी के लिए दिया, उसके दृष्टि से आज का आयोजन बहुत शानदार है और इसकी चर्चाएं
जगत के कल्याण में, जगत के आर्थिक समृद्धि में डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए G20 सम्मेलन कितना सहायक होगा और क्या निश्चित तौर से ये सहायक होगा और दुनिया के लोग भारत सहित अपने अपने देशों में इन चुनौतियों से निपटने के जो उपाय किए होंगे उन चर्चाओं को बल देंगे और उससे आगे भी। और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है, अब आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे? आज डिजिटल इंडिया का जब 2015 में कंसेप्ट दे दिया माननीय मोदी जी ने, तब से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलाइज कंट्री है और आज इसके अंदर उसके अनेक सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स कोविड काल में लोगों को मिले हैं। आज कॉमन पीपुल और यंगस्टर्स जो रेहड़ी पटरी ठेला चाय वालों को भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, इसकी सक्सेसफुल की स्टोरी हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से भारत में डिजिटलाइजेशन पर बड़ा काम हुआ है और G20 सम्मेलन इसमें और ज़्यादा अपनी भूमिका अदा करेगा। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। और वहीं उत्तर प्रदेश यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। भगवान शिव की नगरी काशी में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली वाराणसी यात्रा के दौरान उन्होंने काशी के कोतवाल, बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में बक्सा जनजाति के सदस्यों के साथ बातचीत की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार पत्रों का वितरण किया। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। कल ही मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में भाग लिया। ये समिट देश और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संचार का संदेश दे रहा है। इससे निवेशों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि आप सब शिक्षा को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ें। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालयों का बुनियादी कर्तव्य है। बाबा साहब का कहना था कि शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सबको बेहतर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ब्यूरो इनपुट के साथ हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों से प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये बात अलग है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक बार नहीं 3 साल लगातार और 78% की लोकप्रियता के साथ दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी चुनेंगे। ये हमारे लिए ताकत है। और आज भी एक के बाद दूसरा सर्वे देखा जाए, मोदी जी बहुत लोकप्रिय है, देश उन पर विश्वास करता है। अनुराग ठाकुर ने डीडी फ्री डिश की खूबियों से लोगों को रूबरू कराया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इनबिल्ट सैटेलाइट चैनलों पर काम कर रही है और एक बार इसे मंजूरी मिल जाने के बाद मुफ्त डिश सेवाएं प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अब तो इतना तेज रुझान जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स का भी, न्यूज चैनल के अलावा जनरल एंटरटेनमेंट का भी इतना भी डीडी फ्री डिश के ऊपर हुआ है, क्योंकि करोड़ों लोगों की उनको एक बार व्यूअरशिप मिलती है, उनके घरों तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने कदम उठाया है, अभी उसका फाइनल निर्णय होना है क्योंकि वो गया है आगे। मैंने अपने डिपार्टमेंट से एक शुरुआत की कि इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर आपके टीवी के अंदर आ जाएगा, तो आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपने रिमोट से सीधा चैनल चेंज कर सकते हो और 200 से ज़्यादा चैनल जितने आपके टीवी पे आते हैं आप उतने सीधे डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ आप जुड़ पाओगे, तो एक बड़ा लाभ होगा और ये क्रांतिकारी कदम है उस दिशा में। इससे बड़ा बदलाव होगा, गरीब के पैसे बचेंगे और ज़्यादा चैनल्स को हम सीधा लोगों के घरों तक पहुंचा पाएंगे। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश भर में प्रसिद्ध 52 पर्यटन केंद्रों के विकास पर तेजी से काम किया जाएगा। देश में पर्यटन के विकास और इसमें नागरिक उड्डयन सेक्टर की भूमिका पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले ही 76 पर्यटन केंद्रों का विकास किया जा चुका है और इन क्षेत्रों को हवाई मार्ग से भी जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से 25 तक देश में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 220 तक करने का लक्ष्य रखा गया है और 2026 तक 1000 हवाई रूट ऑपरेशनल करने की भी योजना है। आदिवासी उत्पादों को प्रदर्शित करने और कारीगरों को मुख्यधारा से जुड़ने में मदद करने का एक अवसर प्रदान करता है राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प एक्सपो यानी आदि महोत्सव है। जी हां, आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इस आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।